वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन। महत्वपूर्ण जो सीरीज चल रही है अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की उसके में, और उसमें अब तक के जो आपने वीडियो देखे हैं वो सारे के सारे किसके थे? मानव भूगोल के थे। ठीक है, तो मानव भूगोल के जो सारे वीडियो हैं अपन क्लियर कर चुके हैं, और अब अपने जो वीडियो रहेंगे वो आपके रहेंगे भारत के भूगोल के। और भारत का भूगोल जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद में मॉडल पेपर जो है वो भी शुरू किए जाएंगे, और मॉडल पेपर के आधार पर जो है आप जो है अच्छे नंबर्स ला सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा। जो आपके ये जो वीडियो आ रहे हैं चैप्टर वाइज, अगर आप इनमें सपोर्ट करते हो तो मॉडल पेपर जो है वो मैं जल्द ही लेके आऊँगा। तो पहला चैप्टर हमारा है भारत के भूगोल से जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि एवं संगठन। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके स्टूडेंट 2.5 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो ये 2.5 नंबर का ही रहेगा। तो इसमें से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले एबेसडे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, भारत के किस वर्ष कौशल विकास उद्यमिता हेतु जो है नीति बनाई गई थी? तो किस वर्ष बनाई गई थी भारत सरकार द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए जो नीति बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? 1915 में, 2015 के अंदर बनाई गई थी। राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 2015। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो हमारे पास 4 जो है राज्य दिए हुए हैं जिनमें पूछा गया है सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य में है। तो यहाँ पर आप दिए हुए हैं पश्चिमी बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और पंजाब दिए हुए हैं। तो इसमें राइट आंसर जो है इनमें को चारों में से कौन सा होगा? तो इसमें पश्चिमी बंगाल ए जो आपका है वो राइट क्वेश्चन होगा, सॉरी राइट आंसर होगा दिस क्वेश्चन। अगर अपन ओवरऑल बात करें तो बिहार जो है वो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ठीक है, अगर राज्य की बात करें तो, और 1102 व्यक्ति इसका जो है जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें इन 4 की, तो इन 4 में बिहार नहीं है। बिहार के बाद जो है जो राज्य आएगा पश्चिमी बंगाल, तो उसमें इसका नंबर आता है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली जो है वो भारत का सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व वाला है। इसका शायद 11,900 कुछ जो है वो आप देख लेना। लेकिन आपको ये याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला वो दिल्ली है। राज्य की बात करें तो वो बिहार है। अगर दोनों एक साथ पूछे जाते हैं तब भी आपका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो आपके सामने दिया हुआ है 2011 के अकॉर्डिंग भारत का सर्वाधिक जो है नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो वैसे अगर अपन देखें तो गोवा ही इसमें जो है रहेगा। चारों में से गोवा है, और वैसे भी गोवा ही है। ठीक है, यहाँ मतलब ऑप्शन में भी गोवा है, और अगर ऐसे भी बात करें तो भी गोवा ही है। ठीक है, और सब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, ग्रामीण जनसंख्या लिख देता हूँ मैं, ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? HP, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है वो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है, और शहरी वाला गोवा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक समूह भारत के विशालतम भाषाई समूह है? तो ये तो मेरे हिसाब से आपको आता होगा। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें राइट ऑप्शन जो है वो आपका क्या होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित हुई थी? तो भारत की प्रथम जनगणना है वो कब आयोजित हुई थी? तो आपका जो आंसर होगा दिस क्वेश्चन इज राइट, क्वेश्चन नंबर ए। 1872 में जो है भारत की पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, तो ये भारत की पहली जनगणना थी। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आए, और अगर आ जाए संपूर्ण जनगणना, ठीक है, तो संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। ठीक है, तो भारत की पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी। भारत की संपूर्ण प्रथम जनगणना जो है वो 1881 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। और 1881 के बाद में भारत में हर 10 साल बाद, ठीक है, हर 10 साल बाद में जो है जनगणना होती आ रही है। और इसी बीच अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन की बात करें तो देश में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो यहाँ चार अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चार ऑप्शंस में तो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का कितना है जनसंख्या घनत्व है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सर्वाधिक न्यून है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग निवास करते हैं, यानी भारत का जनसंख्या घनत्व बताना है 2011 के अनुसार। तो 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन बी जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का 200 है। राजस्थान का कितना है? 200 है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़े आगे। भारत में सर्वाधिक नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या होल्ड करता है भारत की, भारत में प्रथम स्थान रखता है जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नौका भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको आता होगा, इसका कमेंट आपको ज़रूर करना है। ठीक है, कमेंट आप करोगे कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2025 में देश की जनसंख्या कितनी होने का अनुमान है? ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कितनी जनसंख्या होने का अनुमान है? तो इसके अनुसार 135 करोड़ जनसंख्या होने का अनुमान है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 2011 के अकॉर्डिंग भारत की पॉपुलेशन कितनी है? ठीक है, 102.8 करोड़, 320.7 करोड़, 318.2 करोड़ और 121 करोड़। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 121 करोड़। ठीक है, तो 121 करोड़ जो है वो 2011 के अनुसार जो है भारत की पॉपुलेशन है, और ये जो आपकी है वो 2001 के अनुसार है, और ये दोनों अभी तक भारत ने अचीव नहीं किए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर वाली जो है वो 2011 से 1 से रिलेटेड है और नीचे वाली 2011 से रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना है। 2001 की भी कई बार पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है 102 करोड़ है। निम्न में से किस भाषा को बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, तो कौन सी भाषा है? तो हिंदी भाषा जो है उसको बोलने वालों का प्रतिशत है वो सर्वाधिक है। ठीक है, और ये तीनों ही भाषा हैं, ठीक है, बोडो, संस्कृत और मणिपुरी, ये भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा हैं। ठीक है, यह इनका प्रतिशत है वो सबसे कम है, सबसे कम है। तो ये याद रखना। ठीक है, बोडो, संस्कृत और मणिपुरी भाषाएं वो भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषाएं हैं। ये क्वेश्चन भी याद रखना। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में सर्वाधिक जनसंख्या किस धर्म समुदाय की है? तो हिंदू जो है उसकी है। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है, जो भारत के लगभग 79 पॉइंट कुछ जो है वो जो अनुयायी हैं वो हिंदू धर्म से रिलेट रखते हैं। किसी क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या तथा निविल कृषिगत भूमि का अनुपात कहलाता है? तो कायिक घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक घनत्व कहलाता है। ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कायिक घनत्व किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या, ठीक है, और वहाँ पर निविल कृषिगत भूमि, या आप ये कह सकते हैं कुल बोया गया क्षेत्र, ठीक है, उसका जो अनुपात होगा वो अनुपात आपके कायिक घनत्व कहलाएगा। ठीक है, भारत में प्रथम जो जनगणना है, देखो भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना ईस्वी में संपन्न हुई, तो कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और मैं आपको पहले ही बताया कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में, और इसके बाद में लगातार प्रत्येक 10 वर्ष बाद में जो है जनगणना है वो हो रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अपन बात कर रहे थे यहाँ की, तो अब यहाँ पर आपको एक देखो बात याद रखनी है, पहली संपूर्ण जनगणना है वो
1881 में हुई थी, ठीक है। इससे पहले 1872 में हुई थी, ठीक है। और अगर अपन बात करें टोटल भारत की जनगणनाओं की, तो जो 2011 की जो जनगणना है, 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है। कौन सी है? 15वीं जनगणना है। और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना है, ठीक है। तो आज़ादी टोटल कौन सी है? तो टोटल 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना थी, और देश आज़ाद होने के बाद ये 7वीं जनगणना थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के रिक्त स्थान को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो घनत्व क्या है? घनत्व। प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण जन्म और मृत्यु दर से निर्धारित किया जाता है, अशोधित। ठीक है, तो अशोधित हो जाएगा इसमें। फिर है, नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि को रिक्त स्थान कहा जाता है, नगरीयकरण। ठीक है, तो नगरीयकरण कहा जाएगा। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम, तो सीमांत श्रमिक। भारत की अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं, ठीक है। तो ये आपके रहेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है भारत की पहली जनगणना। तो पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, ठीक है। यहाँ पर रिक्त स्थान वाला रानी जनगणना 2051 के अनुसार 1951 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ठीक है, तो 18.33 पर थी। ये रिक्त स्थान यहाँ आएगा, ठीक है। पर के बाद है 18.33 थी, ये साक्षरता दर थी 1951 के अनुसार। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता, यहाँ पर क्या होगा? साक्षरता होगी। तो साक्षरता कितनी थी? तो 64.84 थी, ठीक है। 2011 के अनुसार भारत के राज्य में सर्वाधिक जो है बिहार है। भारत की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता वर्तमान में 74.04 है। उसके बाद में राष्ट्रीय युवा नीति जो है फरवरी 2014 में जो है इसको प्रारंभ किया गया था। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन की बात करें तो कौन कौन से होंगे, तो उनके बारे में पहला हमारा है, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान। तो देखो, जनसंख्या की दृष्टि से तो है भारत का दूसरा, है ना, सेकंड जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7th, ठीक है। भारत दुनिया का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। आगे, भारत के नदी मैदानों में सदैव जनसंख्या का सांद्रण रहा है, एक कारण बताइए। तो देखो क्या कारण है, तो इसमें एक कारण आप ये दे सकते हो कि नदियों द्वारा मैदानों में प्रतिवर्ष जलोढ़ मृदा जो है वो बिछाई जाती है, जो कृषि के लिए उपयुक्त है। इस कारण यहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। या आप जल की उपलब्धता का भी दे सकते हो कि नदी घाटियों में या नदी मैदानों में क्या होता है, जल जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है और लंबे समय तक उपलब्ध रहता है। फिर जब तक नदियाँ रहेंगी तब तक उपलब्ध रहेगा, तो ये भी कारण हो सकता है। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 3 आता है, भारत में उच्च जनसंख्या घनत्व रखने वाले प्रमुख 3 क्षेत्र कौन से हैं? तो उच्च जनसंख्या घनत्व, एक तो देखो विशाल मैदान या उत्तर का विशाल मैदान भी आप बोल सकते हो, पूर्वी तट और डेल्टाई क्षेत्र, ठीक है। ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। नगरीकरण से क्या तात्पर्य है? नगरीकरण से क्या तात्पर्य है? तो नगरीकरण में जो है नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होना नगरीकरण कहलाता है। अगर मान लो नगर है, उस नगर की जनसंख्या में अगर वृद्धि हो रही है लगातार, तो वो नगरीकरण कहलाएगा। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये क्या है? जनसंख्या के आकार मतलब वृद्धि और कमी को जो है प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट अपना है, भारत में किस दशक में ऋणात्मक जो वृद्धि है वो दर्ज की गई थी? ठीक है, तो 1911 से 1921 के मध्य, और ये जो वृद्धि थी वो -0.31% थी, और ऐसा पहली बार ही था।
ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ। क्या हुआ पहली बार कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें ऋणात्मकता आई। उसके बाद में कभी भी भारत की जनसंख्या जो है उसमें ऋणात्मक वृद्धि नहीं रही। ये एकमात्र ऐसा दशक है, ठीक है, जनसंख्या दशक आप कह सकते हो इसको, जिसमें भारत की जनसंख्या जो है उसमें ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, इकलौता है ये, नो कन्फ्यूज। 1911 से 1921 ऋणात्मक। भारत के किस क्षेत्र में उच्च जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो गंगा और सतलज के मैदान में जो जिले हैं उनमें जनसंख्या जो घनत्व है वो उच्च पाया जाता है। कायी घनत्व से क्या तात्पर्य? तो ये आई गया जो आपको मैंने बताया था कि कुल जनसंख्या और कुल बोया गया क्षेत्र, इनके बीच में जो अनुपात होगा वो अनुपात ही कायी घनत्व कहलाएगा। उसके बाद में बात करें 1931 से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर तेजी से बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें क्या कारण हो सकते हैं? तो देखो, पहला है आर्थिक विकास, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संबंधित दशाएं, और यहाँ पर शिक्षा भी आप जोड़ सकते हो। तो ये 3-4 जो चीज़ें हैं वो नगरों में आसानी से उपलब्ध होती हैं, जिसके कारण नगरों में जनसंख्या वृद्धि है वो लगातार बढ़ती जाती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देश में जैनियों का प्रमुख संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है? तो जैन धर्म के लोग कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र याद रख लो। श्रम की प्रतिभागिता की दर क्या है? श्रम जो है इसमें क्या है? तो देखो, किसी क्षेत्र की, ठीक है, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कुल श्रमिकों के प्रतिशत को श्रम सहभागिता कहा जाता है, जिसमें आपके प्रमुख और सीमांत श्रमिक दोनों शामिल होते हैं। सीमांत श्रमिक से क्या तात्पर्य है? तो सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति जो 183 दिन से कम, या आप जो है इसको 6 माह भी कर सकते हो, 6 माह से कम, ठीक है। अगर जो 6 माह से कम प्राप्त करता है उसे कहा जाएगा सीमांत श्रमिक, ठीक है। और जो 6 माह या उससे अधिक करता है उसको कहा जाएगा मुख्य श्रमिक, ठीक है। इसमें इतना ही जो है फ़र्क है। भारत में सबसे अधिक श्रम सहभागिता वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है, 51.9%। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या उच्च सांद्रण क्यों पाया जाता है? तो नगरीय क्षेत्रों में तो वो आपको बताया था, ठीक है। तो एक तो ये औद्योगिक विकास, नगरीकरण जो है के लिए जो है वो हो जाता है, ठीक है। और गांव से लोग जो है नगरीय प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आपका है 15 का क्वेश्चन है। 15 का क्वेश्चन क्या कहता है कि देश में सामाजिक व आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक बताइए। तो पहला है जनसंख्या का असमान वितरण, दूसरा है जातीय विविधता, तीसरी है जनसंख्या का विशाल स्वरूप, और चौथा है ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता। तो ये जो चीज़ें हैं वो सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। भारत में किस सामाजिक अभियान द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, या लिंग के प्रति? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के द्वारा। उसके बाद में 17 का क्वेश्चन अपना है, भारत में जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है, कोई 2 कारण दीजिए। तो इसके पीछे 2 कारण क्या हैं? देश में नदी मैदानों और तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है, वहीं पर्वतीय व मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या का अभाव है, ठीक है। ये 2 उदाहरण हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लघुतरात्मक हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। लघुतरात्मक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो जेंडर के आधार पर इसको जो है शुरू किया गया है, और भारत में जो है लिंगानुपात को सुधारने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया है, क्योंकि भारत में महिलाओं की संख्या जो है लगातार घटती जा रही है, और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम भी है, और है तो है लेकिन उसमें भी क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो इस वजह से इस अभियान को चलाया गया। बाकी का आप अपने बुक में देख सकते हो। जनसंख्या वृद्धि से क्या था समझते हैं? तो आप क्या समझते हो जनसंख्या वृद्धि से? तो सबसे पहले तो आपको जनसंख्या की परिभाषा देनी होगी कि 2 निश्चित समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, और उसके बाद में इससे रिलेटेड जो है वो आपको बताना रहेगा, ठीक है, जिसमें आप जो है लोगों के बारे में बताओगे। जनसंख्या जो है वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, और इससे जो है जनसंख्या निरपेक्ष अथवा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी जनसंख्या वृद्धि
रहेगी। भाषाई संगठन पर टिप्पणी लिखें। तो भाषाई संगठन की बात करें तो भाषाई संगठन में हमारा जो देश है उसमें काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं। और वर्तमान संविधान की अगर अपन बात करें तो हमारे संविधान में 22 भाषाएं जो हैं वो अनुसूचित की गई हैं, यानी 22 भाषाओं को जो है दर्जा दिया गया है। और सर्वाधिक जो बोले जाने वाली भाषा है वो है हिंदी भाषा, जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। जबकि न्यूनतम भाषा के अंदर मैंने आपको पहले बताया था संस्कृत है, बोडो है तथा मणिपुरी है, ये बहुत कम लोग बोलते हैं। और भारत के अंदर 4 भाषाई परिवार हैं जिनके अंदर द्रविड़, आर्य, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती, ठीक है। तो इंडो आर्यन है तो 73% है। उसके बाद द्रविड़ भाषा को बोलने वाले हैं 20% है। आस्ट्रिक या जिसको आप निषाद भी कह सकते हो, ये बोलने वाले 1.38% हैं। और चीनी तिब्बती जिसको किरात भी कहते हैं, ये भाषा समूह बोलने वालों की संख्या जो प्रतिशत है वो 0.85% है। तो भारत में सर्वाधिक जो बोली जाने वाली भाषा है वो परिवार वो इंडो आर्यन है। और न्यूनतम जो है वो है चीनी तिब्बती या जिसको किरात भी कहते हैं, ठीक है। कायी घनत्व तथा कृषि घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो कायी घनत्व जो है, देखो जनसंख्या जो होती है जो होता है उसके मापने के लिए जो इसको किया जाता है, क्योंकि संसाधनों तक पहुंच वगैरह जो इसके अंदर देखी जाती हैं। तो कायी घनत्व जो होता है वो क्या होता है कि किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और उस क्षेत्र में जो उस क्षेत्र का कुल बोया गया क्षेत्र होता है उसके बीच का अनुपात होता है, ठीक है। तो उसे तो अपन कहेंगे कायी घनत्व है। और इसको ज्ञात कैसे किया जाता है? कायी घनत्व बराबर जनसंख्या बट्टा नवल बोया गया क्षेत्र, ठीक है। और उसके बाद में आपका कृषि घनत्व रह जाता है। तो कृषि घनत्व क्या होता है? किसी क्षेत्र की कुल कृषि जनसंख्या और कुल बोया गया। अब इसमें फ़र्क ये होता है कि जो कायी घनत्व आपका होगा, कायी घनत्व के अंदर संपूर्ण जनसंख्या को शामिल किया जाता है और केवल बोया गया क्षेत्र शामिल किया जाता है, ठीक है। और इस कृषि घनत्व में क्या होता है? कृषि जनसंख्या यानी ऐसे लोग जो कृषि करते हो या कृषि से उनके रोजगार वगैरह चलते हों, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर शामिल की जाती हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है तो वो ये है 5 का जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के क्या उपाय हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के क्या उपाय हो सकते हैं? तो इसमें जो है शिक्षा का प्रसार आप कर सकते हो, सभी क्षेत्रों में कल्याण, परिवार कल्याण जैसे कार्यक्रमों को जो है प्रयोग में लाया जाए, विवाह की औसत आयु में वृद्धि की जाए और जिसमें संतान उत्पत्ति काल जो है वो कम रह सके। इसके अलावा कृषि एवं औद्योगिक उत्पाद को बढ़ाया जाना चाहिए। प्रवास और आप्रवास से संबंधित नीतियों के लिए निश्चित मापदंड बनाए जाने चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसको नियंत्रित कर सकती हैं। जनसंख्या वृद्धि के घटक बताएं। तो जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक हैं, एक तो आपका प्राकृतिक घटक है, एक है अभिप्रेरित। तो प्राकृतिक क्या होता है कि देखो 2 समय जो बिंदु होते हैं उनमें जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से बढ़ने वाली जो जनसंख्या होती है उसे अपन क्या कहेंगे? प्राकृतिक जनसंख्या कहेंगे। वहीं प्रेरित जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि में क्या होता है कि प्रवास केस से लिया जा सकता है, जिससे अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट देखा जा सकता है। तो ये प्रवास की वजह से होती है, ठीक है। अगर मान लो कोई ज़्यादा अगर आप्रवास ज़्यादा हो गया तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, अगर उत्प्रवास हुआ तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके 2 रहते हैं। 7 का क्वेश्चन हमारे आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। भारत में अत्यधिक उष्ण शुष्क तथा अत्यंत शीतल आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व निम्न है। इस कथन के दृष्टिकोण के विवरण जनसंख्या जो जलवायु उसकी भूमिका, यानी मोटे तौर पर जलवायु ही पूछी है भाई। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या पूछी है? जलवायु, यानी जनसंख्या जो का एक कारक है जलवायु, ठीक है। तो जलवायु प्रभावित करता है जनसंख्या को, तो किस प्रकार से करता है? तो वो आपको पता है भाई, जो जलवायु होती है वो कठोर जलवायु में मनुष्य रहना पसंद नहीं करता या मनुष्य के अनुकूल नहीं होती हैं या प्रतिकूल होती हैं। वहीं अगर समकारी जलवायु है वो मनुष्य के अनुकूल होती हैं। तो जहाँ जैसी जलवायु होगी उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या है वो प्रभावित होगी, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें है। फिर 8 का है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जनांकीय कारक कौन से हैं? तो जनांकीय कारण जो हैं जनसंख्या
वितरण को तो इसमें जो है प्रजनन दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, तो ये इसमें है। ठीक है, तो इनके बारे में आप विस्तार से थोड़ा बहुत लिख सकते हो। उसके बाद में जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हो, तो ये मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता ही है कि जो जनसंख्या है वो उसमें आयु, लिंग का विश्लेषण किया जा सकता है, निवास स्थान, मानव प्रजाति, लक्षण, जातियाँ, जनजातियाँ, भाषा, धर्म, वैवाहिक संगठन, शिक्षा, व्यवसाय, विषय आदि का जो है अध्ययन किया जाता है, और इसके आधार पर जनसंख्या के बारे में जो है वो सूचनाएं जो है वो आदि प्रदान की जाती हैं। तो वो सब इसमें रहेगा। 1951 से 81 के दशक में भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। कोई 3 कारण है, तो बिल्कुल हैं। तो 3 कारण कौन से हैं? पहला है जन्म दर का उच्च रहना जबकि मृत्यु दर में कमी आना। भाई जनसंख्या इन दशक में क्यों बढ़ी? तो पहला कारण क्या हो जाएगा? जन्म दर जो है वो तो उच्च बनी रही, लेकिन मृत्यु दर में क्या आ गई? कमी आ गई। इसके अलावा समय अवधि में आप्रवास अधिक होना। ठीक है, तो आप्रवास बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे भारत के अंदर जो ये अपने शरणार्थी हैं पड़ोसी देशों से, ये लगातार बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। ठीक है, इनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी एक कारण है। उसके बाद में चिकित्सा स्तर होने से अर्थव्यवस्था का विकास एवं अर्थव्यवस्था का, तो 2 चीज़ें और हो गई। एक तो चिकित्सा स्तर है उसमें सुधार हुआ तो बीमारियाँ कम हुई तो मौतें कम हुई। दूसरा है अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है भाई, अच्छे खासे पैसे कमाने लग गए, आज हमारे पास अच्छे पैसे, तो ये चीज़ें जो हैं वो हर चीज़ अपने यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो ये अर्थव्यवस्था की मजबूत होने की वजह से संभव हो पाया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कौशल विकास उद्यमिता नीति। इससे क्या उद्देश्य है? तो ये जो नीति है वो भारत सरकार द्वारा 2015 में बनाई गई थी, और ये जो है इसका उद्देश्य जो है वो क्या है कि कौशल संबंधित जो गतिविधियां हैं उनकी रूपरेखा तैयार करना है, और उन कौशलों से संबंधित केंद्रों की स्थापना करना है, जिससे भारत के अंदर कौशल बढ़े, उद्यमिता जो है वो बढ़े। ठीक है, लोग जो हैं अपनी आजीविका के लिए जो है गवर्नमेंट पर निर्भर ना रहें। ठीक है, तो वो सब चीज़ इसमें आती है। तो यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक व अश्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये जो है वही है। ठीक है, और इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अथवा के क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अथवा में भी ये देखो, आर्थिक स्तर पर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा है। तो मुख्य श्रमिक क्या होंगे? देखो नॉर्मली समझ लो, मुख्य श्रमिक ऐसे श्रमिक होंगे जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन से ज़्यादा 183 दिन या उससे अधिक समय के लिए जो है रोजगार प्राप्त करते हैं या काम प्राप्त करते हैं, वो मुख्य श्रमिक कहलाएंगे। ठीक है, मुख्य श्रमिक के लिए कितना हो गया? 183 दिन से अधिक। ठीक है, अधिक कह सकते हो या 6 माह कह सकते हो, 6 माह। ठीक है, सीमांत श्रमिक होंगे वो 183 दिन से कम या 6 माह से कम। ठीक है, और जो आश्रित श्रमिक होते हैं वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, दूसरों पर आश्रित जैसे बच्चे या बूढ़े, तो वो इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किशोरावस्था में समाज के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? तो किशोरों के संबंध में समाज के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? तो वो यहाँ पर है। तो देखो, विवाह की निम्न आयु, निरक्षरता, विशेषतः स्त्री निरक्षरता, विद्यालय छोड़ने वाले छात्र, पोषकों की जो है कमी, किशोरी माताओं में उच्च मातृत्व मृत्यु दर, HIV या एड्स से संक्रमण की उच्च दरें, शारीरिक और मानसिक अपंगता या अथवा मंदता या जो है औषधि दुरुपयोग और मदिरा सेवन, किशोर उपचार और अपराध करना इत्यादि, ये सब चीज़ें जो है इसमें शामिल हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो आपका मोस्ट एक और बन जाता है, HIV या एड्स जो है इसका पूरा नाम क्या है? तो एड्स का नाम जो है वो भी पूछ लिया जाता है। तो या तो आपकी जो है बुक या पासबुक में मिल जाएगा, नहीं है तो आप जो है याद रख लेना, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और उसके बाद में HIV जो है, HIV का भी आपको जो है नाम याद रखना है। तो दोनों का, HIV का तो शायद मुझे तो देखो ध्यान में नहीं है HIV का क्या होगा। ठीक है, लेकिन आप जो है वो देख लेना इनका। ठीक है, तो वो आप देख लेना। उसके बाद में आता है 1901 से 1921 के अवधि में भारत में जनसंख्या वृद्धि स्थिर प्रवस्था में क्यों रही, क्या कारण है? तो यहाँ पर देखो इसका पीछे कारण है। तो ये पहला कारण तो ये है कि यहाँ इस समय जो है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं जो थी वो निम्न स्तर की थी।
ठीक है, इस वजह से मृत्यु ज़्यादा हुई, इसलिए जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। दूसरा कारण है प्रथम विश्व युद्ध में जो है हज़ारों भारतीयों ने भाग लिया था और वो मारे गए थे। ठीक है, तो इससे भी जनसंख्या में कमी आई। तीसरा कारण है लगातार हो रही फसलें जो है ख़राब हो रही थी, जिसकी वजह से भारत में अकालों का समय कहा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा भीषण अकाल पड़े थे और इसके कारण भूखमरी का शिकार लोगों को होना पड़ा, जिसकी वजह से भी मृत्यु दर में वृद्धि हुई थी। चौथा कारण था निरक्षरता भी उच्च जन्म दर व मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी थी। तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है उनके बारे में वो ज़्यादा कुछ समझते नहीं थे, जिसकी वजह से जनसंख्या में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय युवा नीति का मुख्य उद्देश्य बताइए। मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट। ठीक है, तो ये 2 फरवरी 2014 में इसको प्रारंभ किया गया और इसमें भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य जो युवा हैं या जो किशोर हैं उनको जो है प्रभावशाली और उनके भागीदारी या उनका नेतृत्व देश के विकास में सहायक हो, इसके लिए सरकार ने जो है काफ़ी योजनाएं चलाई थी, या इसमें जो है लोग उनका विकास, शिक्षा, ये सब चीज़ें जो है उनको इसमें दी जाएंगी। ठीक है, तो इसके तहत ये था, और बाकी का आप भी देख लेना अपनी में, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं रखता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, इसमें बस इतना ही है। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।